सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोप में बच्चों के बीच प्रिंट को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि बच्चों के लिए अगर कोई भी विषय अनुपयुक्त माना जाता था या अश्लील समझी जाती थी तो उन चीजों का प्रकाशन नहीं होता था। 1857 ईस्वी में फ्रांस में बच्चों के लिए एक समर्पित पूरी तरह से साहित्यिक प्रेस की शुरुआत की गई और जर्मनी में दो भाई थे जिन्हें ग्रिम ब्रदर्स कहा जाता था। उन्होंने किसानों से पारंपरिक लोक कथाओं का संकलन किया और बच्चों के लिए इसका प्रकाशन किया। अब हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं के बीच प्रिंट को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिए बनी सोसाइटी के द्वारा इंग्लैंड में 1832 ईस्वी से 1835 तक पेनी पत्रिका यानी पेनी मैगजीन का प्रकाशन किया गया और इसमें उचित व्यवहार, नियमावली और हाउसकीपिंग पढ़ाने वाले मैनुअल प्रकाशित किए जाते थे। साथ ही अध्ययन की वजह से जो प्रिंट के कारण लगातार बढ़ रहा था, कई महिलाएं पाठकों के साथ साथ लेखक भी बनी, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण थीं जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट सिस्टर्स और जॉर्ज एलियट। इसमें महिलाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प और सोचने की शक्ति से भरपूर एक व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया जाता था। अब हम बात करेंगे श्रमिकों के बारे में, क्योंकि श्रमिक लोग जब फैक्ट्रीज में काम करते थे तो उनको पढ़ने के लिए समय कम मिलता था। तो ऐसी कोशिशें की गईं जिससे कि श्रमिकों के बीच भी प्रिंट को लोकप्रिय बनाया जाए और इसका एक उपाय ये किया गया कि श्रमिकों, कारीगरों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए उधार देने वाले पुस्तकालयों की स्थापना की गई। साथ ही 19वीं सदी के मध्य से कार्यावधि को भी छोटा कर दिया गया। उनको छुट्टी ज्यादा मिली जिससे कि श्रमिकों को अध्ययन अध्यापन कर अपना आत्मसुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए समय मिले। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्वशिक्षित श्रमिक लोग भी थे जिन्होंने श्रमिकों की समस्याओं और उनके समाधान के ऊपर लिखना शुरू किया और ये सारा चीज संभव हो पाया प्रिंट की वजह से। अब हम एक गतिविधि करेंगे अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है। आप एक छवि देख पा रहे हैं जो कि इंग्लैंड में एक रेलवे स्टेशन पर दिया हुआ विज्ञापन है। इस छवि को आप अच्छी तरह देखिए और ये बताइए कि ऐसे विज्ञापनों का जनता के मन पर क्या प्रभाव पड़ता क्या आपको लगता है कि हर कोई मुद्रित सामग्री पर एक समान प्रतिक्रिया रखता है? और अपने विचार आप अपनी कक्षा के सामने व्यक्त करें। अब हम बात करेंगे उन नवाचारों के बारे में जो प्रिंट के क्षेत्र में हुआ। न्यूयॉर्क में रिचर्ड एम हो नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रति घंटे 8000 पृष्ठ छापने में सक्षम बिजली से संचालित एक बेलनाकार प्रेस बनाया। साथ ही 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ऑफसेट प्रेस को एक बार में 6 रंगों तक प्रिंट करने के लिए विकसित किया गया और 20वीं शताब्दी में ही विद्युत संचालित प्रेसों ने मुद्रण कार्य को और भी आगे बढ़ाया। इसके साथ ही स्वचालित पेपर रीलों की शुरुआत हुई। पहले पेपर हाथ से फीड करना होता था, अब वह ऑटोमेटिक हो गया। साथ ही पेपर फीडिंग के तरीके में भी सुधार किया गया और प्लेटों की गुणवत्ता भी बेहतर की गई। इससे प्रिंट में काफी सुधार आया। अब जब किताबें अधिक संख्या में छपने लग गईं तो किताबों को बेचने के लिए नई नई रणनीतियां भी बनाई गईं। जैसे 19वीं शताब्दी में पत्रिकाओं को बेचने के लिए क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशन किया जाने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह से आजकल हम लोग अपने टीवी के ऊपर सीरियल देखते हैं जिसमें कि एक कड़ी आज दिखाई जाती है और एक कड़ी कल या उसके बाद, और इस तरह से काफी लंबे समय तक उनका प्रकाशन प्रशासन चलता रहता है, उसी तरह उपन्यासों को क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशित किया जाना शुरू हुआ। और 1920 के दशक में
इंग्लैंड में सीलिंग सीरीज यानी कि सीलिंग श्रृंखला के माध्यम से सस्ती पुस्तकों को छापने और बेचने का काम शुरू किया गया। इसके साथ ही सस्ते पेपरबैक संस्करणों का भी प्रकाशन शुरू हुआ और पुस्तक के ऊपर डस्ट कवर और बुक जैकेट भी लगाया जाना शुरू हुआ, जिससे कि उनकी सुंदरता में वृद्धि हुई। अब हम एक गतिविधि करेंगे। आप अपने माता पिता से बात करें और पता करें कि आज की दुनिया में विज्ञापन के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, विज्ञापनों पर लोगों का क्या असर होता है और किस तरह से वह उनके विचारों को प्रभावित करते हैं। साथ ही विज्ञापन हमारे उपभोग को कैसे प्रभावित करता है, इन सारे विषयों के ऊपर आप चर्चा कीजिए। अब हम बात करेंगे पांडुलिपियों के बारे में, क्योंकि प्रिंट के आने से पहले खास करके अगर हम भारत के बारे में बात करें तो पांडुलिपियां लिखी जाती थी। संस्कृत में, अरबी में, फारसी में और विभिन्न स्थानीय भाषाओं में पांडुलिपियां लिखी जाती थी, जो मुख्य रूप से तार के पत्तों पर या फिर हस्तनिर्मित कागजों पर लिखा जाता था। कई बार सुंदर चित्रण वाले पृष्ठ भी इन पांडुलिपियों पर बनाए जाते थे और इन पांडुलिपियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लकड़ी का कवर लगाया जाता था और उनको दोनों लकड़ी के कवर के बीच में सील दिया जाता था। लेकिन एक बड़ी समस्या ये थी कि पांडुलिपियां हमेशा सबके पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं होती थी, क्योंकि इनमें कई कमियां होती थीं। जैसे पांडुलिपि लिखना अत्यधिक महंगा काम होता था, क्योंकि पांडुलिपियां तार के पत्तों पर लिखी जाती थीं, इसलिए ये काफ़ी नाजुक भी होती थीं और कई बार पढ़ने में भी आसान नहीं होती थीं, क्योंकि अलग अलग लोगों की लेखन शैली अलग अलग होती थी। इस कारण पाठक वर्ग पांडुलिपि पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस नहीं करता था। साथ ही पांडुलिपियों को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको ले जाना हो तो उठाने में अत्यंत सावधानी की जरूरत होती थी। तो पांडुलिपियों की ये सारी कमियां थीं, इसलिए प्रिंट के भारत आने में रास्ता आसान हुआ और सबसे पहले 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों ने गोवा में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया और जेसुइट पुजारियों ने 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें उन्होंने छापी। 1780 में एक अंग्रेज जेम्स अगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसका नाम था बंगाल गजट। अगर हम भारतीय पत्रिका की बात करते हैं तो गंगाधर भट्टाचार्य ने बांग्ला में सबसे पहले बंगाल गजट के नाम से ही एक गजट का प्रकाशन करना शुरू किया। इस तरह से प्रिंट भारत आया और भारत में भी प्रिंट के आने से धार्मिक सुधार के क्षेत्र में कार्य शुरू हुए, सार्वजनिक बहस शुरू हुई और इसका कारण यह था कि प्रिंट के आने के बाद विभिन्न धर्मों के मान्यताओं की नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, नए नए विचार सामने आने लगे और आपस में डिबेट्स, बहस, डिस्कशन, इन चीज़ों को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ और सार्वजनिक चर्चाओं में लोगों की भागीदारी भी बढ़ी, क्योंकि प्रिंट के कारण लोग अब पढ़ रहे थे और साथ ही अपना एक इंडिपेंडेंट व्यक्तिगत विचार भी विकसित कर पा रहे थे। इससे धर्म में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। यदि हम प्रिंट और हिंदू धर्म के आपसी संबंधों की बात करें तो यहाँ दो तरह के लोग देखने को मिलते थे। एक वो जो हिंदू रूढ़िवादिता का समर्थन करते थे और दूसरे वो जो हिंदू धर्म में सुधार के समर्थक थे। जो लोग हिंदू रूढ़िवादिता का समर्थन करते थे वो लोग सती प्रथा, ब्राह्मणवादी पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, इन चीज़ों में तो विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास नहीं करते थे, बहुदेववाद की प्रथा थी और अपने विचारों के समर्थन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने समाचार चंद्रिका के माध्यम से एक प्रिंट शुरू किया, जिसमें कि हिंदी रूढ़िवादिता को काफ़ी समर्थन दिया जाता था। लेकिन
इसके ठीक विपरीत ऐसे धर्म सुधारक भी थे जो समाज और हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते थे, जिनमें अग्रणी थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और धर्म सुधार को आगे बढ़ाया। साथ ही 1822 ईस्वी में उन्होंने ही 2 फारसी अखबार की शुरुआत की, जिसका नाम जाम-ए-जहाना और शम्सुल अखबार था। इस तरह से धर्म सुधार के क्षेत्र में प्रिंट के कारण काफी विकास शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं प्रिंट और इस्लाम के बारे में। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो उलेमा लोगों को इस बात का काफी भय था कि अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों का लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा था। मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव की आशंका भी उन्हें काफी डर पैदा कर रही थी। साथ ही धार्मिक पुस्तकों का फारसी और उर्दू में अनुवाद इस वजह से आवश्यक हो गया क्योंकि अब साधारण मुसलमान के लिए भी धर्म का पढ़ना और उसकी मुख्य बातों को सीखना जरूरी महसूस किया गया। इसलिए धार्मिक समाचार पत्रों का भी मुद्रण प्रारंभ किया गया, जिससे कि साधारण जनता को धर्म से परिचित कराया जाए। देवबंद सेमिनरी ने 1867 में जो स्वयं स्थापित हुआ था, उसने हजारों की संख्या में फतवा जारी करने शुरू किए और साथ ही मुस्लिम पाठकों को यह भी सिखाया गया कि रोजमर्रा के जीवन में उन्हें किस तरह से आचरण करना है और इस्लामिक सिद्धांतों का क्या अर्थ होता है, उनका पालन कैसे करना है, इन सब की जानकारी उन्हें दी गई। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम संप्रदाय के अंदर बहुत सारे धार्मिक शिक्षणालय सामने आए और ये सभी अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाना चाहते थे और लोगों के ऊपर विरोधियों के प्रभाव को कम करना चाहते थे। उर्दू प्रिंट से इन सबको काफी मदद मिली क्योंकि उनके परस्पर विरोधी विचार पत्र पत्रिकाओं में छपते थे, उस पर खूब गर्मागर्म बहस होती थी और लोगों को अपना विचार बनाने का एक मौका मिलता था, जिससे लोगों की आपसी समझ भी बढ़ती थी। अब हम बात करेंगे प्रिंट और आम लोगों की। अगर हम प्रिंट का आम लोगों के संबंध की व्याख्या करें तो देखिए, मुद्रित और पोर्टेबल बुक जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाए जा सकते थे, इनके आने से लोगों में पढ़ने की ललक बढ़ी क्योंकि अब अनपढ़ों के बीच भी इन पुस्तकों को पढ़ा जा सकता था और बड़ी संख्या में लोग उसे सुन सकते थे। इससे भारत के विभिन्न हिस्सों और विभिन्न समुदाय के लोग आपस में जुड़ से गए और अखबारों ने एक अखिल भारतीय पहचान वाली खबरों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया। इसका लाभ सब लोगों को हुआ।